चलिए हम प्रजनन तंत्र को देखते हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न की क्रिया ही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। पृथ्वी पर जीवों की जाति बने रहे इसके लिए जनन अति आवश्यक है। जनन अगर नहीं होगा तो किसी न किसी जाति का लोप होते रहेगा। जनन बन रही है, जैसे मान के चलिए कि हाथी ने जनन करना बंद कर दिया, हाथी के द्वारा जनन की क्रिया नहीं हो रही है, तो जब हाथी के द्वारा जनन की क्रिया नहीं होगी तो फिर ये समाप्त हो जाएंगे हाथी आगे चल के, क्योंकि उनकी नई संतति नहीं आ रही है। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जनन जो है दो तरह के होते हैं। जनन कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे। जनन दो तरह के होंगे। कौन कौन जनन होंगे? तो जनन होगा आपका, ये देखा जाए तो एक होगा लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दो तरह के जनन की क्रिया होंगी। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को हम बारी बारी से अब समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले उठाते हैं किसको? अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें केवल एकल जीव के द्वारा ही जनन की क्रिया हो जाती है। एकल जीव, कैसा जीव? एकल जीव, यानी किसी एक ही जीव के द्वारा ही जनन की क्रिया हो सकती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मेल और फीमेल दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से नए जीवों की उत्पत्ति की प्रोसेस चालू होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंगल एक ही जीव के द्वारा अपने संतति का उत्पत्ति हो सकता है। इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होगी। कुछ जीवों में अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन आदि के द्वारा होता है। ऐसे और भी कुछ प्रोसेस है, लेकिन उतना हम लोग को डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ तीन विधियों को मुख्य रूप से देखेंगे, है कि नहीं? चलिए तीनों को देखते हैं बारी बारी से। हम लोग तीनों के रूप में देखेंगे तो सबसे पहला मिलेगा विखंडन विधि, इंग्लिश में फ्यूजन बोलेंगे, विखंडन विधि। इसमें क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूर्ण विकसित जीव जब दो भागों में विभाजित हो जाता है तब उसे विखंडन कहते हैं। कहने का मतलब ये किसी एक ही जीव के द्वारा जब वह परिपक्व हो जाता है तो वह खुद ही टूट कर, यानी विखंडित होकर, विखंडन मतलब टूटना, तो टूट करके एक से दो बन जाता है। जब वो परिपक्व होता है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। उसका न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है, और बड़ा होकर एक से दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें केंद्रक बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं, इसमें केंद्र क्या होता है? बढ़ जाता है। एवं नए शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे आप लोग अमीबा को देखे होंगे, या एक कोशिकीय जीव, बहुत सारे एक कोशिकीय जीव हैं जिसके माध्यम से ये सारी की सारी क्रियाएं होती है। चलिए, तो अमीबा का आप लोग को यहाँ पे फिगर दिया गया है। ये आपका एक अमीबा है, और इस अमीबा के द्वारा देखिए इसका यहाँ पे केंद्रक है। यही केंद्रक आगे विकास करता है। इसमें के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, आप लोग कोशिका में पढ़ाए हुए हैं। इस अमीबा के अंदर का जो केंद्रक होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब ये परिपक्व हो जाता है, विभाजन के योग्य हो जाता है, तो यह बड़ा होने लगता है। बड़ा होकर देखिए यहाँ पे थोड़ा लंबा हो गया है, डंबल के समान। कैसा हुआ है? डंबल के समान। तो डंबल रूपी केंद्रक का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। अब केंद्रक टूटकर देखिए इधर अलग हो गया है, यहाँ पे भी अलग हो गया है। केंद्रक यहाँ पे टूटकर अलग अलग हो गया है। अब यहाँ बीच से अलग होने के लिए तैयार है। अब यहाँ से बीच से अलग हो जाएगा और अलग होकर दो अमीबा का निर्माण हो जाएगा। यानी कि एक अमीबा टूटा और उसी से दो अमीबा का निर्माण हुआ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं और उसको समझते हैं कि इसमें क्या है। अगला पेज है आपका, इसको बारी बारी से हम समझते हैं। अगला है मुकुलन। अगला क्या है? मुकुलन है। मुकुलन को समझते हैं। मुकुलन को इंग्लिश में बर्डिंग बोलते हैं। मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बर्डिंग बोलेंगे। बर्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बबुआ। चलिए, मुकुलन देखिए, इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार आता है। किसी भी जीव के शरीर में कहीं से उभार आया और उस उभार का विकास हो जाता है। जब वो उभार आगे विकास कर जाता है तो वह अपने पेरेंट्स की तरह ही एक नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है, और वह फिर आगे चलकर उसके शरीर से अलग हो जाता है, और अलग होकर दो नए जीवों का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा कि उभार आता है जिसे क्या कहा जाता है? बर्ड कहा जाता है। यह बर्ड कुछ समय के पश्चात टूटकर नए जीव का निर्माण कर देता है, जैसे हाइड्रा। जैसे में क्या होगा? हाइड्रा होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रा है ये, और इस हाइड्रा में एक छोटे से बर्ड का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे छोटे से बर्ड का निर्माण हो रहा है, और इसी बर्ड से आप देखेंगे कि ये कैसे विकास कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे एक बर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसी बर्ड से अब ये विकास करने वाला है। इस बर्ड का विकास देखिए यहाँ पे हुआ, फिर यहीं कुछ समय के बाद थोड़ा और बड़ा हुआ और टूट कर यहाँ पे अलग हो गया है। अलग होने के बाद अब ये यहाँ से एक नए जीव के रूप में सामने आ जाएगा। तो हाइड्रा एक था, यहाँ पे बर्ड के माध्यम से दो अलग अलग हाइड्रा का निर्माण हो चुका है। चलिए, तो हाइड्रा हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कायिक जनन को। किसे? कायिक जनन को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जड़, तना तथा पत्ती भाग लेती हैं। यानी कि किसी ऐसे जीव के द्वारा जनन किया जाता है जिसमें उसका जड़ भाग लेगा, तना भाग लेगा या पत्तियां भाग लेगा।
उन्हें कायिक जनन, जैसे गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद आदि। यानी कि आप लोग आलू देखे हैं, आलू में आप लोग जगह जगह पे आँख दिखता होगा। तो आलू का एक प्रत्येक जो आँख दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये प्रत्येक आँख को अलग अलग करके काट के, यानी कि ऐसा नहीं केवल आँख निकल जाता है, कुछ भागों को इसके काट दिया जाता है। ऐसे काटने के बाद इसके प्रत्येक पार्ट को जब आप लगाते हैं तो वहाँ एक नए जीव का निर्माण होता है आलू के रूप में। उसी तरह आदि को भी देखिएगा, हल्दी को भी देखिएगा, ये सभी भी इसी माध्यम से विकास करते हैं। यानी कि किसी भी जीव के द्वारा उसकी काया से, उसके शरीर के काया से किसी नए जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। फिर उदाहरण तो आप लोग समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पुष्पीपाठन कायिक प्रवर्धन, यानी कि ये सब आप समझ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अगला पेज है आपका अब लैंगिक जनन। अब हम लोग को क्या देखना है? लैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आप लोग को बताया है कि उसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। मेल फीमेल की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। मेल और फीमेल की कोई आवश्यकता वहाँ पे मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेल फीमेल की आवश्यकता लेकिन इसमें रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अब पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दो विपरीत लिंग वाले जीव। जैसे विपरीत लिंग कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों विपरीत अलग हुए, दोनों के अलग अलग गुण हैं, तो दोनों अलग हुए यहाँ पे। तो मेल और फीमेल की बात कही जा रही है। तो दो विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। किसमें? तो लैंगिक जनन की क्रिया में। जैसे पुरुष और स्त्री के युग्मक के द्वारा युग्मनजों का निर्माण होता है। पुरुष और स्त्री यानी कि मेल और फीमेल के द्वारा ही नए जीवों का निर्माण होता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे लैंगिक जनन करने वाले जीव कितने तरह के होते हैं। जैसे लैंगिक जनन करने वाले सबसे पहले हम देखेंगे एकलिंगी जीव, उसके बाद देखेंगे द्विलिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि नर और मादा लिंग दोनों अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसमें उसके अंदर या तो मेल वाला जननांग होगा या फीमेल वाला होगा। ये दोनों एक साथ नहीं होता है। अगर ये दोनों एक साथ है तो इसका मतलब वह द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीव जिनके अंदर या तो मेल का गुण है या फीमेल का गुण है। अगर मेल का गुण है तो आप उसको पहचान लेते बोल देते हैं कि भैया ये मेल है। अगर फीमेल का गुण है तो इसका मतलब बोल देते हैं कि भैया ये फीमेल है। कहने का मतलब यह है कि या तो मेल या फीमेल होगा। किसमें? एक लिंगी में। लेकिन द्विलिंग में ये दोनों रहता है। किसी एक ही जीव में मेल का भी गुण मिलेगा और फीमेल का भी गुण मिलेगा। मेल और फीमेल दोनों का गुण मिलेगा। लेकिन एक लिंगी में आप देख रहे हैं कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। एक लिंगी में या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब दोनों मेल और फीमेल का गुण, किसी भी जीव में मेल या फीमेल का गुण। या फिर एक लिंगी में केवल मेल या फीमेल का ही गुण उस जीव में पाया जाएगा। किसी भी एक जीव को अगर आप लेते हैं तो उस जीव में अगर केवल मेल का गुण है, केवल किसका गुण है? मेल का गुण है, तो एक लिंगी में आएगा। या उस जीव में फीमेल का गुण है तब भी वो किस में आएगा? एक लिंगी में आएगा, यूनिसेक्सुअल में आएगा। अगर ये दोनों गुण है तब किस में आएगा बबुआ? तब आएगा बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी में आएगा। समझ में आ गया होगा एक लिंगी और द्विलिंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसको। चलिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एक लिंगी और द्विलिंगी को समझ चुके होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है, हम समझ रहे हैं। चलिए ऐसे जो जिसमें एक लिंग उपस्थित होगा तो उसको एक लिंगी, कोई एक ही या तो मेल वाला होगा या फीमेल वाला होगा। मेल वाला होगा या कौन सा होगा? मेल वाला होगा, नहीं तो फीमेल वाला होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो कैसा जीव है? एक लिंगी है। अगर दोनों है, अगर दोनों है मेल और फीमेल का दोनों है, यहाँ पे और लिखा गया है, यहाँ पे या होगा, आप लोग कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, यहाँ पे या कर लीजिएगा, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। चलिए इसको और की जगह पे या कर लीजिएगा। तो जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है मानव, आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। मानव में या तो मेल वाला गुण होगा या फीमेल वाला गुण होगा जो जनन की क्रिया कर सकते हैं। जैसे भैंस, गाय, बकरी, ये सभी को देखिएगा तो उसके अंदर कोई एक ही जीव पाया जाएगा कि मेल वाला या फीमेल वाला, मेल वाला या फीमेल वाला गुण पाया जाएगा। अगर दोनों पाया जाएगा, मान के चलिए मेल और फीमेल दोनों, तो उस समय में वो नए जनन की क्रिया कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि उनके पास संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए द्विलिंगी का उदाहरण देखेंगे तो द्विलिंगी के रूप में केंचुआ को आप देख लीजिए। इसको केंचुआ को, केंचुआ जो होता है द्विलिंगी होता है। फीता कृमि, जोंक, स्पंज, तारा मछली, नारियल आदि जो होता है और द्विलिंगी होता है, यानी कि एक ही जीव में दोनों होता है, इसलिए इसे द्विलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं, द्विलिंगी। चलिए अब हम आते हैं मानव में जनन अंग को समझते हैं। मानव में जनन अंग, मानव में जनन अंग कैसे क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ऐसे मानव में जनन अंग न देख के हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए था किसको? केवल मानव में जनन, मानव में जनन।
मानव में जनन को समझते हैं। तो मानव में कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन। पहले ही बता दिए हैं आप लोग को उदाहरण में। मानव में कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। और मानव जो होता है एक लिंगी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी होता है। मानव एक लिंगी होता है। मानव में अगर देखा जाए तो मानव में मेल होंगे, फीमेल होंगे। मेल जो होते हैं वे जनन की क्रिया कर सकते हैं 14 साल से। फीमेल कर सकती हैं 12 साल से। यानी कि 14 साल और 12 साल मिनिमम उम्र है जनन क्रिया करने के लिए मानवों में। 14 साल किसके लिए? पुरुष के लिए। 12 साल किसके लिए? महिलाओं के लिए। और अधिकतम देखा जाए तो पुरुष 14 साल से अनंत यानी कि जीवन जब तक है तब तक वो जनन क्षमता अपने अंदर रख सकता है, तब तक जनन की क्रिया कर सकता है। जबकि महिला जो है 12 साल से 50 साल तक ही जनन की क्रिया कर सकती है, जनन कर सकती हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनन यहाँ जनन के समय होगा, जनने हो गया है, जनन के समय होगा। यहाँ आप लोग सुधार लीजिए थोड़ा सा, यहाँ जनन के समय होगा, जनन के समय। जनन के योग्य के समय, जनन योग्य के समय कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, स्तन में उभार आना, आवाज़ का मोटा और पतला हो जाना, मोटा और पतला हो जाना, आवाज़ में चेंजिंग आना, गुप्तांगों में बाल आने लगना। ये सभी जब आप परिपक्व हो रहे हैं यानी कि 12 से 14 उम्र को आप पार कर रहे हैं तो आपके शरीर में ये कुछ परिवर्तन दिखने को मिल जाते हैं। प्रजनन में जनन ग्रंथियाँ हार्मोन्स भाग लेती है। यानी कि प्रजनन में अगर देखा जाए तो जनन ग्रंथियों के साथ साथ कौन भाग लेता है? जनन ग्रंथियों के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भाग लेते हैं। ये यहाँ पे मान के चलिए जनन ग्रंथि और हार्मोन्स, इन दोनों के द्वारा ही जनन क्रिया में भाग लिया जाता है। चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं और उसे समझते हैं। अगला पेज है मानव जननांग। यानी कि मानव जननांग करने का मतलब ये है मादा में जनन अंग और पुरुष में जनन अंग। चलिए, मादा और नर दोनों को अलग अलग हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले हम सबसे पहले अगर देखेंगे मादा जनन अंग को, किसको देखेंगे? मादा जनन अंग को देखेंगे। ये रहा मादा जनन अंग। कौन है? मादा जनन अंग है। और ये रहा आपका नर जनन अंग। मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों को बारी बारी से एक बार देखते हैं। मादा जनन अंग देखेंगे तो इसके मुख्य रूप से तो ऐसे 3 ही पार्ट काफ़ी है, ये 3 ही काफ़ी है, लेकिन इसके अन्य हिस्सा के रूप में भी कुछ को देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अंडाशय को, अंडाशय के बाद फलोपियन ट्यूब को, फलोपियन ट्यूब के बाद गर्भाशय को। किसको देखेंगे? गर्भाशय को देखेंगे। बारी बारी से सबको समझते चलेंगे हम आगे। यानी कि मादा का जनन अंग अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? अंडाशय, अंडाशय के बाद क्या मिलेगा? फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब के बाद क्या मिलेगा? गर्भाशय मिलेगा, गर्भाशय के बाद 2 यहाँ पे दिख रहा है ग्रीवा और योनि। ये मुख्य भाग है नहीं, लेकिन फिर भी यह है तो है, इसको भी समझेंगे आगे। तो अंडाशय, फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, अंडाशय, फलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ये 3 मुख्य मादा जनन अंग है। अंडाशय, फलोपियन ट्यूब और गर्भाशय। आगे देखेंगे हम नर जनन अंग को, तो इसमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 है। 3 तो नहीं, मुख्य रूप से ऐसे 2 ही हम कह सकते हैं, एक वृषण को और दूसरा शुक्रवाहिका को, वाइसनस को। लेकिन हम यहाँ भी 3 को रखते हैं एक साथ, याद करने में सुधार रहेगा। बाकी शिश्न है, पेनिस है, जिस मार्ग से ये बाहर निकलते हैं। चलिए, तो पहला है वृषण, पहला क्या है? वृषण है, दूसरा है अधिवृषण और तीसरा है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। और चौथा है शिश्न यानी कि पेनिस। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पेनिस बोलेंगे। वृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बबुआ? तो टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। चलिए, तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मादा जननांगों को। किसको समझने की कोशिश करते हैं? मादा जननांगों को। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब मादा जननांग, मादा जननांग के रूप में सबसे पहले मादा जननांग के देखेंगे अंडाशय। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे, ओवरी। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलेंगे। अंडाशय की संख्या अगर देखेंगे तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय की संख्या 2 होती है। एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। अंडाशय कितने होती हैं? 2 होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इसकी आकृति की बात की जाए तो ये अंडाकार होता है, लगभग लगभग कैसा होता है? अंडाकार होता है। इसकी लंबाई देखिए, यहाँ पे जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई लिखे हैं ये औसत मानकर लिखा गया है, औसत होता है ये, है कि नहीं? तो लंबाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर, जबकि मोटाई 1 सेंटीमीटर की होती है। यह किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का। अंडाणु निर्माण करने का कार्य करती है कौन? अंडाशय। अंडाशय का मुख्य काम देखिए अंडाणु का निर्माण करना और उस अंडाणु का विकास करना होता है। यानी कि अंडाणु निर्माण करेगा और उस अंडाणु का विकास करेगा। कौन करेगा? अंडाशय। कौन करेगा? अंडाशय करेगा। आगे हम समझते हैं फिर देखिए, अंडाणु विकास तो करेगा, सब कुछ सही है, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्माण प्रत्येक माह बदल जाता है। कहने का मतलब नहीं समझे? देखिए, प्रत्येक अंडाशय द्वारा अंडाणु निर्माण का प्रत्येक माह बदल जाना, कहने का मतलब यह है अगर 2
ओवरी, 2 ओवरी है, कितने ओवरी है? 2 ओवरी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको, ये 2 ओवरी है, ये यहाँ पे बना रहे हैं 2 गो ओवरी। ये आपका ओवरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये ओवरी का हिस्सा है, ये ओवरी का हिस्सा है, ये आपका ओवरी है, ये ओवरी है। और इसी ओवरी में क्या बनता है? ओवम बनता है। इसी ओवरी में ओवम बनेगा, ओवम बनेगा। तो अगर इस ओवरी में ओवम बनेगा, उस समय इसमें ओवम नहीं बनेगा। इसमें यानी कि पहली माह में अगर इसमें बन रहा है तो उस माह में यहाँ पे नहीं बनेगा ओवम, यानी कि अंडाणु इसी में बनेगा, अंडा इसी में बनेगा, अंडा इसी में बनेगा, लेकिन इसमें उस समय नहीं बनेगा। फिर उसके बाद ये आप समझिए कि इसमें अगर बन गया तो पहली माह में बना, बन उनके सब इसमें से फ्रेश होकर बाहर निकल गया। आगे फिर हम इसको समझाएंगे कि कितने दिन बनता है और कितने दिन में यहाँ से बाहर निकलता है, और निषेचित कब होता है, और निषेचित होने के बाद फिर ये जाइगोट कब बनता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रॉय कब बनता है, एम्ब्रॉय के बाद कितने दिनों के बाद ये बच्चा के रूप में बाहर निकलता है, कितने दिन का गर्भकाल होता है, ये सब चीज़ हम आगे समझेंगे। अभी केवल हम समझ रहे हैं किसको? ओवरी को। तो ओवरी यहाँ पे पहले महीने में बना, अपना सब कुछ क्रियाकलाप किया, 1 महीना में बाहर निकल गया, तो अगले महीना में इसमें बनेगा, अगले महीना से इसमें बनेगा, और अगले महीने जब इसमें बनेगा उस समय इसमें अब नहीं बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ओवरी में अगर बन रहा है तो राइट में नहीं बनेगा, राइट में बन रहा है तो लेफ्ट में नहीं बनेगा। एक एक महीना गैप करके ये दोनों ओवम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ओवम का निर्माण करेंगे। कितना दिन गैप करके? तो एक एक महीना गैप करके। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका इसमें, इसका एक सिरा फॉलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा जो होता है वह, एक सिरा किधर से खुद जुड़ा है? फॉलोपियन ट्यूब से, और दूसरा जो सिरा जो होता है इसी से खुद से ही बंधल रहता है, अगला एक होता रहता है एक पाइप, इसे हम उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अंडाशय का एक सिरा किससे जुड़ा रहता है? फॉलोपियन ट्यूब से। ये है फॉलोपियन ट्यूब। क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब। ये फॉलोपियन ट्यूब है और ये अंडाशय है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है। तो ये जो है जुड़ल रहता है फॉलोपियन ट्यूब से। देखिए ये किससे जुड़ा है? फॉलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है। फॉलोपियन ट्यूब से अगर देखेंगे तो 3 तरह के मुख्य हार्मोन निकलते हैं, 3 तरह के मुख्य हार्मोन निकलते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा है रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और क्या है? रिलैक्सिन है। चलिए अब हम समझते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन को, बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन को देखिए, यहाँ पे है आपका रिलैक्सिन, सॉरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इन तीनों का स्राव किससे होता है? तो इन तीनों का स्राव कहाँ पे होता है बबुआ? तो इन तीनों का स्राव होता है ओवरी में। कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है। इन तीनों का स्राव ओवरी में होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन को। चलिए हम समझते हैं कि एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है। तो यह सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखता है। ये उत्तेजना भी लाता है महिलाओं में, यानी कि सेक्सुअल उत्तेजना देने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन देता है। यह मासिक धर्म में सहायक, मासिक धर्म को कंट्रोल नहीं करता है, ये सहायता करता है। मासिक धर्म में क्या करता है? सहायता करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन को देखेंगे तो यह मासिक धर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, यहाँ पे नहीं नोट किए हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। प्रोजेस्टेरोन जो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह मासिक धर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि मासिक धर्म, रजो धर्म में यह मुख्य भूमिका निभाता है उसे नियंत्रित करने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं? तो प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन को समझिएगा, वो प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका यह निभाता है। और क्या निभाता है मेन भूमिका? तो यह जो एम्ब्रॉय होता है, भ्रूण होता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन यानी कि प्रोटेक्ट, क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करने की काम करता है। अगला टॉपिक है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है रिलैक्स देता है। कब रिलैक्स देता है? कब आराम देता है? तो जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय रिलैक्सिन जो होता है वह गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी में आराम देता है, यानी कि नॉर्मल से डिलीवरी हो, इसके लिए रिलैक्सिन जिम्मेदार होता है। यह करता क्या है? तो यह ग्रीवा के साइज को बढ़ा देता है, ग्रीवा के साइज को, सर्विक्स के साइज को बढ़ा देता है, जिससे कि उसे आसानी से डिलीवरी होने में मदद मिलती है। यानी कि ग्रीवा के साइज को बढ़ा के चौड़ा कर देता है, जिस रास्ते से एम्ब्रॉय बाहर निकलने वाला होता है, और इससे डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलती है महिलाओं को। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं अंडवाहिनी। अगला टॉपिक क्या है? अंडवाहिनी। पहला क्या था इसमें, हम क्या देखे थे? पहला हम देखिएगा बाबू, यहाँ पे पहला हम क्या देखे थे? अंडाशय। इसके पहले हम क्या देखे थे? अंडाशय देखे थे। और अभी हम क्या देख रहे हैं? तो अभी हम देखने जा रहे हैं फॉलोपियन ट्यूब। किसको देखने जा रहे हैं? फॉलोपियन
ट्यूब को देखने जा रहे हैं। तो फलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब बताइएगा बुआ अंडाशय की संख्या कितनी थी? अंडाशय की संख्या 2 थी। अंडाशय की संख्या कितनी थी? तो 2 थी। देखिए यहाँ पे लिखा है अंडाशय की संख्या कितनी थी? 2 थी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। और इन दोनों से जब फलोपियन ट्यूब जुड़ा रहता है तो उनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? उनकी भी संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी लंबाई लगभग कितना होता है? तो 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। फलोपियन ट्यूब का एक सिरा अंडाशय से जबकि दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। फलोपियन ट्यूब का एक सिरा अंडाशय से जबकि दूसरा सिरा गर्भाशय से। चलिए हम इसको फिगर में समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका, देखिएगा यहाँ पे एक ध्यान से कलर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए ये रहा अंडाशय, ये दोनों क्या है? अंडाशय है, ये दोनों अंडाशय है। अब बाकी ये जो दिख रहा है आपको ये है फलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फलोपियन ट्यूब है। ये पूरा का पूरा फलोपियन ट्यूब है। तो देखिए इस फलोपियन ट्यूब का एक सिरा, फलोपियन ट्यूब का एक सिरा जो है सो किससे जुड़ा हुआ है? अंडाशय से। देखिए इसका एक सिरा किससे जुड़ा है? अंडाशय से। और दूसरा सिरा जो होता है वह किससे जुड़ा रहता है? गर्भाशय से। यह है यूट्रस, गर्भाशय। इसको आगे हम समझेंगे। तो इसका वहीं लिखा गया है कि इसका एक सिरा जो होता है गर्भाशय से और दूसरा सिरा जो होता है वो अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है। एक सिरा गर्भाशय से जबकि दूसरा सिरा जो होता है वो अंडाशय से जुड़ा रहता है। चलिए अब इसको समझिएगा आगे। अंडवाहिनी में यानी कि आप फलोपियन ट्यूब में देखेंगे तो इसका मुख्य काम कुछ होता नहीं। इसका मुख्य काम होता है अंडे को निषेचित कराना, या अंडे को निषेचित होने का सबसे अच्छा जगह यही होता है। यानी कि फलोपियन ट्यूब में ही अंडा क्या होता है? निषेचित होता है। फलोपियन ट्यूब में अंडा क्या होता है? निषेचित होता है। अगला टॉपिक है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। चलिए बुआ तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? तो सबसे पहले हमने देखा था किसको? अंडाशय को। किसको देखा था? अंडाशय को देखा था। अंडाशय, अंडाशय की संख्या 2 होती है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशु को इंग्लिश में आप ओवरी बोल सकते हैं। यानी कि ओवरी में किसका निर्माण होता है? तो ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। इसका मुख्य काम ओवरी से ओवम का निर्माण करना ही होता है। और ओवम यानी कि अंडाणु का विकास इसी में होता है। यानी कि यहीं पे ये विकसित होता है, परिपक्व हो जाता है। और ये परिपक्व होकर ये यहाँ से कहाँ चला जाता है? फलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाएगा? फलोपियन ट्यूब में जाएगा। ये यहाँ से फलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और फलोपियन ट्यूब में आने के बाद इसका निषेचन यहीं पे होता है। फलोपियन ट्यूब में ही इसका निषेचन हो जाता है। अब हम इसके आगे देखेंगे किसके बारे में? तो इसके आगे देखेंगे गर्भाशय। मुख्य जननांग के रूप में ये भी है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। तो गर्भाशय को समझने की हम लोग अब कोशिश करते हैं कि गर्भाशय क्या क्या कार्य करता है, ये इसकी मुख्य भूमिका क्या क्या हो सकती है। चलिए तो गर्भाशय जो होता है वह उदर गुहा के पैल्विक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पैल्विक, यानी कि जो कूल्हे की हड्डी होती है, कूल्हा की हड्डी कमर में, उसी कूल्हा की हड्डी के बीच में होती है। और वहीं पे उस पैल्विक क्षेत्र और मलाशय, जिसको इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्थित होता है। या फिर आप इसे नॉर्मली याद रखिएगा, पैल्विक क्षेत्र में, नॉर्मली क्या याद रखिएगा? पैल्विक क्षेत्र में ये स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? पैल्विक क्षेत्र में। इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर गर्भ के समय, सॉरी, इसकी लंबाई नॉर्मल ऐसे होती है 7 से 8 सेंटीमीटर। कितना होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर नॉर्मल इसकी लंबाई होती है। जबकि गर्भ के समय ये बढ़कर 18 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है। 18 से कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। लेकिन डिलीवरी के बाद यह अपने पूर्व की स्थिति कहने का मतलब ये है कि ये जो है 7 से 8 सेंटीमीटर फिर वापस अपने पूर्व की लंबाई में आ जाता है। इसकी लंबाई औसत ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो कितनी रहेगी? 7 से 8 सेंटीमीटर। जबकि इसकी लंबाई गर्भ के समय जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती है तो जब प्रेग्नेंट रहेंगी तो उस समय इसकी लंबाई बढ़कर 18 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लेकिन डिलीवरी के बाद ये अपने पूर्व स्थिति मतलब 7 से 8 सेंटीमीटर में, यानी कि 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी पूर्व लंबाई जो है उस लंबाई में फिर डिलीवरी के बाद ये आ जाता है। इसका एक सिरा जो होता है वो फलोपियन ट्यूब से, जबकि निचला भाग ग्रीवा यानी कि सर्विक्स से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सर्विक्स से जुड़ा रहता है। और ये सर्विक्स जो होता है यह संकरा होता है। संकरा कैसा होता है? संकरा होता है। फिर आगे इसको हमारे लगे समझेंगे सर्विक्स को। चलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। पहला हम क्या देखे थे? जोर से बोलिएगा बुआ। पहला हम क्या देखे थे? सबसे पहले हम देखे थे किसको? तो गर्भाशय को, सॉरी गर्भाशय बोल रहा है, अंडाशय को। और अंडाशय से निकल रहा था अंडाणु। दूसरे पावदान पे हम देखे थे, दूसरे पोजीशन पे देखे थे फलोपियन ट्यूब को। फलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया हो रही थी। तीसरे स्थान पे हम देखे किसको? तो गर्भाशय को। और गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। चलिए अगला टॉपिक है आपका भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है बबुआ? गर्भाशय में होता है। सब कुछ यहाँ पे नोट किए हुए हैं, आप लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं। कहाँ पे होगा? गर्भाशय में होगा इसका पूर्ण विकास, गर्भाशय में। भ्रूण जो होता है, बेबी जो होता है, गर्भाशय में एक थैली के अंदर घिरा रहता है जिसको इम्नियोटिक सैक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इम्नियोटिक सैक, यानी कि इम्नियोटिक थैली कहा जाता है।
भ्रूण जो होता है, भ्रूण जो होता है ये गर्भाशय, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये क्या है, गर्भाशय है। ये क्या है, गर्भाशय। और इसी गर्भाशय में जब बेबी पल रहा होता है तो इस बेबी के चारों तरफ एक थैली रहती है जिसको इम्नियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्नियोटिक सैक। कौन सी झिल्ली रहती है, इम्नियोटिक झिल्ली रहती है, इम्नियोटिक सैक रहता है, इम्नियोटिक थैला रहता है। भ्रूण का सबसे पहले अगर देखा जाए तो भ्रूण का सबसे पहले विकास होता है दिल का। किसका विकास होता है, दिल का। ये होता ऐसे नहीं है, खैर आप लोग इसके बारे में हम समझा चुके हैं। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। चलिए, तो भ्रूण का सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, दिल बनेगा। देखिए भ्रूण का सबसे पहले दिल बन जाता है, लेकिन जो ये यूट्रस होता है इसके 3 गो परत होता है। कई गो परत होता है, 3 गो परत, 1 2 3, 3 परत होता है। इसका सबसे बाहरी जो परत होता है ये वाला, इस सबसे बाहरी परत को पैरोमेट्रियम कहते हैं। सबसे बाहरी वाला परत को क्या बोलेंगे, पैरोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, पैरोमेट्रियम। यानी कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है बाहरी परत, इसको बोलेंगे पैरोमेट्रियम। इसके आंतरिक परत को, इसके अंदर वाले परत को मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। जबकि सबसे भीतर का जो परत होता है, जो सबसे भीतर का परत है उसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। भ्रूण जो इसके अंदर पल रहा होता है बबुआ, इस भ्रूण को भोजन मिलता कहाँ से है, इस भ्रूण को भोजन मिलता है प्लेसेंटा से। किससे मिलता है, प्लेसेंटा से भोजन मिलता है भ्रूण को। भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलेगा, प्लेसेंटा से। किससे, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंट, इस प्लेसेंटा को आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं, भोजन आहार नाल बोल सकते हैं बच्चा के लिए जो अंदर पल रहा होता है माँ के गर्भ में। जब कोई भी औरत गर्भवती रहती हैं तो उनको सबसे अधिक कमी होता है शरीर में अपने लोहा और कैल्शियम का, यानी कि आयरन और कैल्शियम का। ये वो आयरन नहीं है जिसे आप अपने जंगला में देखते हैं, अपने चौखट पर देखते हैं या फिर साइकिल में देखते हैं। ये माइक्रो होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इस आयरन की कमी हो जाती है, इस कैल्शियम की कमी होने लगती है जब वो गर्भवती होती हैं। यानी कि महिलाओं के गर्भवती के समय कौन से तत्वों की कमी होने लगती है, तो आयरन और कैल्शियम की, आयरन और कैल्शियम की कमी होने लगती है। देखिए यहाँ पे ग्रीवा के बारे में समझा चुके हैं। ग्रीवा यह गर्भाशय एवं योनि के बीच का संकरा भाग है। गर्भाशय और योनि के बीच का क्या है, संकरा भाग है। और लास्ट में ये वाला देखिए यहाँ का हिस्सा, ये यही वाला हिस्सा क्या है, सर्विक्स यानी कि ग्रीवा है। और इसके नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वेजाइना है। ये क्या होता है, वेजाइना है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, योनि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योनि। हिंदी में योनि बोलेंगे, इंग्लिश में वेजाइना बोलेंगे। और ये वाला पार्ट जो हम आप लोग को दिखाया है ये अब सर्विक्स था। क्या था, सर्विक्स था। सर्विक्स मतलब हिंदी में होता है ग्रीवा। क्या होता है, ग्रीवा होता है। सर्विक्स का अर्थ ग्रीवा होता है। चलिए तो फिगर में एक बार फिर से जितना कुछ हम लोग देखे हैं उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। मादा जननांग के रूप में अगर हम देखें तो मादा जननांग में मुख्य रूप से सबसे पहले हम देखेंगे अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। इसकी संख्या कितनी होती है बबुआ, 2। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। इसकी संख्या 2 होती है। ये इसका एक सिरा जो होता है फ्लोपियन ट्यूब की तरफ खुलता है, जिसके माध्यम से अंडाणु जो होता है वह आके बैठता है फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ पे बैठता है, फ्लोपियन ट्यूब में। और ये इंतजार करता है अपने विपरीत लक्षण वाले जनन अंग का, जनन अंग में भाग लेने वाले युग्मक का। और वो युग्मक क्या है, स्पर्म क्या है, इसको जब मेल वाला पढ़ लेंगे तब आप लोग को फिर से समझाएंगे। चलिए तो यहाँ इस ओवरी में ओवम बना, ओवम बन के परिपक्व हुआ, परिपक्व होने के बाद गया फ्लोपियन ट्यूब में। अब देखिए ये रहा आपका यहाँ से यहाँ तक का ये फ्लोपियन ट्यूब। ये फ्लोपियन ट्यूब जो होता है इसका एक सिरा आप लोग बता चुके हैं कहाँ पे खुलता है, यूट्रस में। और दूसरा सिरा कहाँ पे खुलता है, तो अंडाशय में। कहाँ पे, अंडाशय यानी कि ओवरी। कहाँ पे, ओवरी में खुलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फ्लोपियन ट्यूब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोपियन ट्यूब। ये भी फ्लोपियन ट्यूब है, ये भी फ्लोपियन ट्यूब है। तो इस फ्लोपियन ट्यूब को अगर ट्यूब के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये रहा आपका गर्भाशय। इसे हम गर्भाशय बोलते हैं, इंग्लिश में यूट्रस बोलेंगे। ये यूट्रस है, गर्भाशय है। गर्भाशय जो होता है इसी में बेबी जो होता है वो विकसित होता है। बेबी विकसित कहाँ होता है, गर्भाशय में। बेबी का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय में होगा। बेबी का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय में। ये रहा गर्भाशय, यहीं पे विकास होता है, यहीं पे पूर्ण विकसित होता है। एम्ब्रॉय जो होता है, भ्रूण जो होता है, यहीं पे विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। विकसित होने के बाद इस रास्ते से वो बाहर आ जाता है। और ये होता है सर्विक्स। ये वाला हिस्सा क्या है, सर्विक्स है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा सर्विक्स का है, देख रहे हैं, सरकरा भाग। ये वाला क्या है, सर्विक्स है। सर्विक्स को हम हिंदी में क्या बताए हैं, ग्रीवा। क्या बताएं, ग्रीवा बताएं। और इस ग्रीवा का कुछ विशेष काम नहीं होता है, ये थोड़ा सरकरा होता है। और रिलैक्सिन नामक जो आपको हार्मोन बताया है, कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन,
वह हार्मोन डिलीवरी के समय इसी रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा करने की कोशिश करता है ताकि डिलीवरी जो है आसानी से हो सके। इसीलिए हम आप लोग को बताए थे कि रिलैक्सिन जो होता है वो रिलैक्स देता है। क्या देता है? रिलैक्स। कब रिलैक्स देगा? डिलीवरी के समय, जब पैदाइशी होने वाली होगी उस समय ये मदद करता है और फाइनली ये यहाँ से बाहर बेबी निकल जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है वेजाइना के रास्ते। ये वेजाइना है, वेजाइना के रास्ते यानी कि योनि, हिंदी में क्या बोलेंगे? इस योनि के माध्यम से ये बाहर अब आ जाता है। तो देखिए सर्विक्स का एक हिस्सा किससे जुड़ा है? यूट्रस से। दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? तो वेजाइना से। किससे जुड़ा है? वेजाइना से। तो चलिए हुआ इस तरह से हमने अभी तक क्या देखा? मादा जनन अंग को देखा। किसको देखा? मादा जनन अंगों को देखा। मादा जनन अंग के बाद हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं। क्या चीज़? नर जनन अंग। अगला टॉपिक क्या देखेंगे? नर जनन अंग। तब तक के लिए चलिए होगा जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में हम समझेंगे नर जनन अंग।